हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वनडे एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पे। मैं दीर्घा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि हमारे सीटेट की परीक्षा जो थी वो सेकंड फेज़ की ख़त्म हो चुकी है। थर्ड फेज़ की परीक्षा आपकी स्टार्ट होने वाली है। तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पर अभी तक जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम लोग यहाँ पर विद ऑप्शन डिस्कस करेंगे एक एक करके, ताकि हमारी जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही स्ट्रांग हो सके और हमें आने वाली सीटेट की परीक्षा में कोई भी दिक्कत ना हो। तो इसी के साथ सभी लोग एक बार क्लास को जल्दी से लाइक कर देंगे, और जो भी साथी चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाले बेल को प्रेस कर देंगे, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस होंगी उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। और ये जो आपकी क्लास होती है ये डेली 12:15 पे होती है, इसलिए सभी लोग बिना यूट्यूब के नोटिफिकेशन के आप सभी लोग क्लास में आ जाया करिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को और देखते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है कि किस राज्य की महिलाएं पारंपरिक वस्त्र जो कि क्या है, मेखला चादर है, के कपड़े पहनती हैं। विकल्प क्या दिए गए हैं, उड़ीसा, असम, त्रिपुरा और केरल। सभी लोग आंसर करेंगे कि किस राज्य की जो महिलाएं हैं वो पारंपरिक वस्त्र जो कि है मेखला चादर वो कपड़े पहनती हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर बनेगा वो हमारा दूसरा वाला बनेगा, यानी कि असम के अंदर। साथ ही असम के अंदर क्या चीज़ याद रखनी होगी कि असम के अंदर एक प्रकार का पारंपरिक वस्त्र पहना जाता है मेखला चादर के अलावा, जो कि क्या है, देवरी जोड़ा है। तो इसको भी याद रखिएगा आप सभी लोग, क्योंकि ये जोड़ा भी हो सकता है आपसे पूछ ले। और इसी के साथ क्या याद रखना है, यहाँ पर जो केले का पैनकेक है वो भी यहाँ पर एक पारंपरिक फूड है। साथ ही आपको असम के अंदर और क्या याद रखना होगा कि असम के अंदर जो वहाँ के घर बने होते हैं वो बांस के द्वारा निर्मित होते हैं। साथ ही जो पुल होते हैं वो भी बांस के द्वारा निर्मित होते हैं। और असम के अंदर एक प्रकार का फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका नाम है बिहू फेस्टिवल, जो कि वहाँ का फेमस फेस्टिवल है। तो इतनी चीज़ें असम के बारे में याद रखिएगा। साथ ही अगर बात आती है केरल के बारे में, तो केरल के अंदर क्या याद रखना है, केरल के अंदर भी एक प्रकार का वस्त्र पहना जाता है जिसका नाम क्या है, मुंडू। तो ये जो वस्त्र है ये वहाँ का पारंपरिक वस्त्र है। तो इतनी चीज़ें याद रखिएगा। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में टिन की खेती की जाती है। विकल्प क्या दिए गए हैं, केरल में, तमिलनाडु में, मिजोरम में या फिर मणिपुर में। सभी लोग आंसर करेंगे कि किस राज्य के अंदर टिन की खेती की जाती है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या बनेगा, ये तीसरा वाला बनेगा, यानी कि मिजोरम के अंदर। मिजोरम के अंदर एक प्रकार की खेती और होती है जिसका नाम क्या है, तो इसका नाम है झूम खेती, है ना। आप सभी लोगों को ये पता होगा कि यहाँ पर जो खेती की जाती है उसका नाम क्या है, झूम खेती। और यहाँ पर क्या याद रखना है, यहाँ का चेराऊ नृत्य भी याद रखना, जो कि कई बार पेपर में पूछा गया है। अब बात करते हैं अगर हम केरल के बारे में, मैंने अभी आपको आगे वाले क्वेश्चन में क्लियर किया कि केरल के अंदर जो है वो आपको एक प्रकार का पारंपरिक वस्त्र पहना जाता है जिसका नाम है मुंडू। साथ ही यहाँ पर केरल के अंदर और क्या याद रखना है, यहाँ पर जो नृत्य होते हैं वो है मोहिनीअट्टम और इसी के साथ कथकली। तो ये बात याद रखनी होगी। अब बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। विकल्प क्या दिए गए हैं, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, असम और केरल। आंसर करेंगे सभी लोग। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये चौथा वाला हो जाएगा, यानी कि केरल के अंदर जो ओणम फेस्टिवल है ये मनाया जाता है। इसी के साथ बात आती है अगर पोंगल के बारे में, तो बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो आपको याद रखना होगा कि जो ओणम है ये केरल का है, साथ ही जो आपका पोंगल है ये तमिलनाडु का है। तो ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा आप लोग। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, एकदम नया क्वेश्चन है, आप लोग इस पर अच्छे से स्टार लगा लीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फिरौन क्या है। यह आपका SCRT से उठाया गया प्रश्न है। विकल्प क्या दिए गए हैं, कश्मीरी लबादा, कश्मीरी फल, कश्मीरी सब्जी या फिर कश्मीरी लोक नृत्य। सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के लिए कि जो आपका फिरौन है वो क्या है। तो आंसर यहाँ पर पहला वाला बनेगा, कश्मीरी लबादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि विभिन्न प्रजाति के 2 जीव संपर्क में एक साथ आते हैं तो इस संबंध में एक जीव को फायदा होता है तथा दूसरे जीव को नुकसान होता है। इस संबंध को क्या कहा जाता है। विकल्प क्या दिए गए हैं, सहभागिता, परिजीविता, सहजीविता और सहोपकारिता। यानी कि एक को फायदा हो जाता है और दूसरे को नुकसान हो जाता है। तो इस प्रकार का जो संबंध होगा वो क्या कहलाएगा। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिए।
तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, ये बन जाएगा परिजीविता, जो कि दूसरे विकल्प में बिल्कुल दिया गया है सही। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और सभी लोग एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर देंगे। इसी के साथ लाइक वाले बटन पे अंगूठा चिपका देंगे। आप लोग लाइक करने में भी कंजूसी करते हैं, क्लास को कोई भी लाइक नहीं करता है। सबसे पहला काम ये होता है जब क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले ही लाइक वाले बटन पे अंगूठा लगा दिया करिए आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से जल जनित रोग के प्रसार के लिए जल्दी से प्रत्यक्ष संपर्क की नहीं वरन एक वाहक की आवश्यकता होती है, वह रोग कौन सा है। विकल्प क्या दिए गए हैं, ट्रैकोमा, मियादी बुखार, हैजा और मलेरिया। आंसर करिए सभी लोग क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। तो यहाँ पर सही आंसर क्या बनेगा, ये बन जाएगा मलेरिया, यानी कि मलेरिया रोग के लिए एक वाहक की आवश्यकता होती है जो कि आपका मच्छर होता है। साथ ही अगर हम बात करते हैं मच्छरों के द्वारा फैलने वाले रोग कौन कौन से हैं मलेरिया के साथ, तो मलेरिया के साथ आपका डेंगू हो गया और डेंगू के साथ आपका जो चिकनगुनिया होता है ये भी आपका मच्छरों के द्वारा फैलने वाला रोग है। तो ये तीनों रोग आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के सीखने का प्रभावशाली संसाधन है। यानी कि पर्यावरण अध्ययन जब बच्चे को सिखाई जाती है तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ रखती हैं, मॉडल रखती हैं इम्पॉर्टेंट, पाठ्य पुस्तकें रखती हैं, चार्ट रखती हैं या फिर किस्से कहानियाँ रखती हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये कई बार शिफ्ट में पूछा जाता है, एक तरह से आप लोगों का फ्री नंबर होता है, तो आप सभी लोगों को इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से रट लेना है। तो मॉडल के द्वारा बच्चे को पढ़ाया नहीं जा सकता, पाठ्य पुस्तक से बच्चे को रट्टू तोता बनाना नहीं है हमें, चार्ट के द्वारा हमें पढ़ाना नहीं है, बच्चा छोटा है, बच्चा क्या हमारा किस्से कहानियाँ। तो ये बात बिल्कुल सही होती है, यानी कि जो बच्चे छोटे होते हैं अगर उनके सीखने को आपको प्रभावशाली बनाना है तो आप लोगों को वहाँ पर उन्हें किस्से कहानियाँ, कविताएँ और इसी के साथ जो छोटी छोटी पेंटिंग्स वगैरह होती हैं उनके माध्यम से जब आप चीज़ों को सिखाते हैं तो बच्चा बहुत ही जल्दी चीज़ों को सीख जाता है, क्योंकि बच्चा जो है वो एक तरह से रचनावादी होता है। तो आंसर यहाँ पर डी वाला होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है, हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है, बर्फ़ भी पड़ती है, जब ठंड ज़्यादा हो जाती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है, हमारे मकान पत्थर व लकड़ी के बनते हैं, किस राज्य में बनते हैं। विकल्प क्या दिए गए हैं, केरल, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा। आंसर करिए सभी लोग। तो यहाँ पर आंसर की अगर हम बात करते हैं तो आंसर हमारा बी वाला बनेगा, यानी कि हिमाचल प्रदेश। अब थोड़ा सा हम विकल्प को क्लियर कर लेते हैं। केरल के बारे में मैंने आपको 2-3 बार बता दिया है, अब यहाँ पर नहीं डिस्कस करेंगे। अब डिस्कस करेंगे कर्नाटक के बारे में, यानी कि कर्नाटक के अंदर हमें क्या याद रखना होगा, तो कर्नाटक के अंदर हमें यहाँ पर 2-3 चीज़ें याद रखनी होंगी कि यहाँ का जो लोक नृत्य है वो क्या है, वो है यक्षगान। क्या है, यक्षगान है। इसी के साथ यहाँ पर एक पर्व भी मनाया जाता है जिसका नाम क्या है, उगादी पर्व। तो ये आपका जो पर्व है ये आपका SCERT में दिया गया है। साथ ही यहाँ पर आपको क्या याद रखना होगा, एक डुल्लू कुनिथा नृत्य है जो कि आपका कर्नाटक का ही है। क्या नाम है इसका, डुल्लू कुनिथा करके। तो इतनी चीज़ें कर्नाटक के बारे में याद रखिएगा। बात करते हैं अगर हम उड़ीसा के बारे में, तो उड़ीसा के अंदर क्या चीज़ याद रखनी होगी कि उड़ीसा के अंदर जो मंदिर है वो कौन सा फेमस मंदिर है, वो है कोणार्क का सूर्य मंदिर। साथ ही वहाँ पर जगन्नाथ का जो मंदिर है वो भी वहाँ का फेमस मंदिर है। और क्या चीज़ याद रखनी है, उड़ीसा के अंदर एक प्रकार का पर्व मनाया जाता है जिसका नाम है नुआखाई। साथ ही यहाँ पर और क्या मनाया जाता है, रज पर्व मनाया जाता है। और क्या मनाया जाता है, यहाँ पर धानु यात्रा मनाया जाता है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। सब मैंने बिल्कुल एकदम अच्छे से विकल्पों में लिख दिया आपको, तो आई होप आपको यहाँ पर कहीं दिक्कत नहीं होगी। बढ़ते हैं आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है, डल झील में पाई जाने वाली पानी वाले घरों, जिन्हें क्या कहा था, हाउस बोट कहा जाता है, और कई बड़े घरों के अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। इनमें एक खास डिज़ाइन होती है जो कि जिक्सॉ पजल जैसा दिखता है, उसको क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपका सीटेट की परीक्षा में पूछा गया है और चांसेस भी ज़्यादा बन रहे हैं कि ये आपका फिर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विकल्प दिए गए हैं रेबो, मेहराब, डोंगा और खत्मबंद। आंसर करिए सभी लोग जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए बताएंगे इसका सही आंसर क्या बनेगा।
और एक बार सभी लोग जल्दी से क्लास को शेयर भी कर देंगे ताकि और भी लोग जो हैं वो आपके साथ जुड़ सकें। आप लोगों की संख्या कभी भी नहीं बढ़ती है, ये गलत बात है ना। आप लोग अपनी संख्या को बढ़ाइए ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पर सही आंसर चौथा वाला हो जाएगा, खत्म बंद। बात आती है रेबो की। तो रेबो क्या चीज़ है? तो रेबो जो है वो चांगपा जनजाति के द्वारा बनाया गया एक शंकु आकार का टेंट होता है जिसके अंदर वो लोग निवास करते हैं। साथ ही वहाँ पर आपका एक चीज़ क्या याद रखनी होगी कि वहाँ पर एक लेखा शब्द होता है जिसको आप सभी लोगों ने सुना भी होगा। तो ये लेखा क्या चीज़ है? तो लेखा जो होता है ये भी एक प्रकार का स्थान होता है जहाँ पर जो उनकी बकरियाँ होती हैं वो उनके रखने का स्थान होती हैं। यानी कि वो लोग क्या करते हैं, वहाँ पर अपनी बकरियों को रखते हैं क्योंकि वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा होती है, जिस वजह से वहाँ पर बकरियाँ और जो याक होते हैं उनको वहाँ पर रखा जाता है। ये बने किसके होते हैं? तो लेखा जो होते हैं ये पत्थरों के द्वारा निर्मित होते हैं। तो इतनी बातें आप लोग याद रखिएगा। बात आती है डोंगा के बारे में। तो आप सभी लोगों को पता है डोंगा जो होता है वो एक प्रकार का घर होता है, जैसे कि आप लोग हाउस बोट वगैरह देखते हैं। तो ये भी पानी के अंदर कश्मीर में ही आपका पाया जाता है डोंगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। हमारे देश में एक स्थान है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। यह क्षेत्र ऊंचा, सूखा और समतल है। यह क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? विकल्प क्या दिए गए यहाँ पर? शिमला, लेह, दार्जिलिंग और शिलोंग। आंसर करेंगे सभी लोग क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। तो आंसर यहाँ पर सिंपल सा है, बी वाला बन जाएगा, लेह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। हमारी पृथ्वी ग्लोब की भांति गोल है। वास्तव में पृथ्वी ऊपर या नीचे कुछ नहीं होता, यह सब सापेक्ष है। हम भारत के लोग वास्तव में पृथ्वी के प्रश्न पर नीचे दिए गए जिस देश के लोगों के सापेक्ष उल्टे खड़े हैं वह देश है। यहाँ पर पृष्ठ होगा, ये मिस्टेक हो गई है, पृष्ठ कर लीजिएगा इसको। विकल्प क्या दिए गए हैं? ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, अल्जीरिया और अर्जेंटीना। आंसर करिए सभी लोग। तो यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो सही आंसर हमारा डी वाला बनेगा। अर्जेंटीना के साथ आपका ब्राज़ील भी दिया गया है, तो आप लोग ब्राज़ील को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। कुछ क्षेत्रों में गाय के गोबर से ढके घर हैं। इन क्षेत्रों के लोग अपनी झोपड़ियों के फर्श और दीवारों को गोबर और मिट्टी से क्यों लीपते हैं? अब आपको ये बताना है क्यों लीपते हैं। फर्श और दीवारों को चिकना बनाने के लिए, इसे जल रोधक बनाने के लिए और एक इंसुलेटर के रूप में कार्य करने के लिए, यह उस क्षेत्र में आसानी से उपलब्ध सामग्री है, या फिर गाय के गोबर की गंध जानवरों को दूर रखती है। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए सभी साथी आंसर करेंगे, कोई भी गलत आंसर नहीं करेगा। इसी के साथ सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर देंगे लोगों तक। तो यहाँ पर सही आंसर क्या बनेगा? ये बी वाला बन जाएगा। इसे जल रोधक बनाने के लिए, साथ ही एक इंसुलेटर के रूप में कार्य करने के लिए। आप सभी लोगों को पता है कि जो आपके गाँव में घर होते हैं मिट्टी के बने, वहाँ पर जो आपके छोटी छोटी जो दीमक वगैरह होती हैं आप लोगों ने देख रखी होगी। जो आपके वहाँ पर घर होते हैं उन्हें मिट्टी और गाय के गोबर से इसलिए लीपा जाता है ताकि उनके अंदर वो दीमक ना लग सके। अगर वो दीमक लग जाती हैं तो घर क्या हो जाता है, बिल्कुल वो भुरभुरा टाइप का होकर के गिरने लगता है। तो इसलिए जो है वहाँ पर लोग क्या करते हैं, अपने जो घरों की दीवारें होती हैं उनको गोबर और मिट्टी को एक में सान करके उसे लीप देते हैं ताकि वो वहाँ पर उसमें कीड़े ना लग सकें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है। पैडागॉजी का क्वेश्चन है। कह रहा है कि इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? कह रहा है कि यह शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाते हैं, या शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करते हैं, या शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जोड़ने में सहायता करते हैं, या फिर यह मनोरंजन संसाधन उपलब्ध हैं। सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। तो देखिए, शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी तो बनाएंगे नहीं बिल्कुल भी। शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में ये भी गलत दिया गया है, स्वतंत्र कैसे बना सकते हैं। यह शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जोड़ने में सहायता करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। आप सभी को पता होगा कि टीचर जो होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से कहते हैं कि आप लोग न्यूज़पेपर को पढ़िए, जो अच्छी अच्छी आपकी कॉमिक्स वगैरह आती हैं आप लोग उनको पढ़िए। वो इसलिए बोलते हैं पढ़ने के लिए कि आपका जो
स्कूल का ज्ञान है, इसी के साथ जो आपका बाहरी वातावरण का जो ज्ञान है वो आपका कनेक्ट होकर के आप चीज़ों को सीख सकें। इसलिए टीचर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बाहरी चीज़ों को, यानी कि जो आपके समाचार पत्र हो गए, न्यूज़ वगैरह सुनने के लिए कहते हैं आपसे। तो आंसर यहाँ पर सी वाला बनेगा। मनोरंजन संसाधन के रूप में उपलब्ध है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मनोरंजन तो आप किसी भी चीज़ों से कर सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उसके अंदर तो कुछ लोग शायरी दी होती है तो कुछ लोग शायरी पढ़ लेते हैं, कुछ लोग अपना चुटकुला पढ़ लेते हैं, तो उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान खींचता है न्यूज़पेपर वगैरह में ना। तो लेकिन ऐसा नहीं करना है, हमें समाचार पत्र को इसलिए पढ़ना है क्योंकि हमें अपनी जो नॉलेज है उसको बढ़ाना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए, देखिए क्या कह रहा है। ये भी आपका पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है कि ईवीएस में मानचित्रण कौशल क्या प्रदर्शित करता है। कह रहा है कि रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है। रिकॉर्डिंग कौशल कैसे विकसित कर सकता है मानचित्र। नेक्स्ट कह रहा है कि स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। तो बिल्कुल ये बात सही है, यानी कि जो आपके मानचित्रण कौशल होते हैं वो बच्चों को इसलिए बताए जाते हैं कि बच्चे जो हैं वो आपका कौन सा राज्य किस दिशा में पड़ रहा है, इससे जो उनकी स्थिति होगी, उसकी जो समझ होगी वो बच्चे के अंदर डेवलप हो सकेगी। तो इसलिए जो है मानचित्रण कौशल जो होते हैं वो बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। तो आंसर यहाँ पर बी वाला बनेगा। पूर्व अनुमान तो साइंस की बात आती है तब वो सही होगा आपका। गणना के क्वेश्चन ये तो आपका मैथमेटिक्स के लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप जो मैप होता है उसके अंदर लैंडस्केप खींचने का कोई मतलब नहीं होता है। तो आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए, देखिए क्या कह रहा है। ये भी आपका पेडागोजी का क्वेश्चन है। कह रहा है कि कक्षा 5 की अध्यापिका माही क्या चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। विकल्प क्या दिए गए हैं कि समझना कि हमारे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि अधिगम पौधों के नाम लिखना, अधिकतम पौधे के नाम लिखना, समझना कि पौधे भी सजीव होते हैं, उनकी ऊंचाई, पत्तियों की गंध और उगने स्थानों में अंतर का अवलोकन करना। सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई भी साथी गलत आंसर नहीं करेगा। तो देखिए, जब बात आती है इस क्वेश्चन के सही आंसर की, तो समझना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात सही है। अगर हम पौधों को नष्ट करते रहेंगे, उन्हें काटते रहेंगे, उन्हें ज़मीन से ख़त्म करते रहेंगे, धरती से, पृथ्वी से, तो कहीं ना कहीं हमें सांस लेने में दिक्कत होती जाएगी, ऑक्सीजन कम हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये सही है, लेकिन ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बनेगा। नेक्स्ट कह रहा है कि अधिकतम पौधे के नाम लिखना। तो नाम लिखने से बच्चे के अंदर तो कोई चीज़ भी डेवलप नहीं होगी, वो तो एकदम रट्टू तोता हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि समझना कि पौधे भी सजीव होते हैं। ये बात भी बिल्कुल कहीं ना कहीं सही कही गई, यानी कि बच्चा जब छोटा होता है तो उसे बोला जाता है, जैसे कभी कभी आप लोगों ने देखा भी होगा कि बच्चे क्या करते हैं कि पौधे को लात मार देते हैं या फिर उन्हें गिरा देते हैं, उन्हें तोड़ देते हैं। तो उन्हें बताना है कि नहीं, ऐसा नहीं करना है, ये भी आपकी तरह सांस ले सकते हैं, ये भी आपकी तरह बढ़ सकते हैं, ग्रोथ हो सकती है इनके अंदर। तो आपको बच्चों को ये चीज़ें सिखानी बतानी होंगी। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि उनकी ऊंचाई, पत्तियों की गंध, उगने स्थानों में अंतर का अवलोकन करना। तो ये बात यहाँ पर बिल्कुल सही दी गई है, यानी कि बच्चे के अंदर हमें क्या डेवलप करना है कि आप उनको देखो कि वो किस तरह से ग्रोथ हो रही है उनकी, और उनके साथ ही जो पत्तियों की गंध होती है वो किस तरह से हो रही है, और उनके जो अलग अलग उगने के स्थान जो होते हैं उनके अंतर में आप लोग अवलोकन करो। आप लोगों ने देखा भी होगा, कुछ पौधे आपके ऐसे होते हैं जो डेजर्ट इलाके में उगते हैं, कुछ आपके नॉर्मल जगह पे उग जाते हैं, कुछ आपके जो बंजर ज़मीनें होती हैं वहाँ पर उग जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं, और बच्चे को इन्हीं चीज़ों को सिखाने के लिए वहाँ पर अवलोकन कराना चाहिए, ताकि बच्चे भी अपनी प्रकृति के बारे में अपनी समझ को विकसित कर सकें। तो आंसर यहाँ पर डी वाला बिल्कुल सही बनेगा। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है। हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था। ये क्वेश्चन आपका सीटेट की परीक्षा में पूछा जा चुका है, जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। विकल्प क्या दिए गए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोहनदास करमचंद्र गांधी। सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 के लिए कि जो हमारे देश का संविधान है ये किसके नेतृत्व में बनाया गया था। तो आंसर हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा। साथ ही भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था, जो आपका अनुच्छेद 32 था उसको भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, अनुच्छेद 32 को।
तो हो सकता है आपसे इस बार ये क्वेश्चन पूछ ले कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। अगर आपसे अनुच्छेद दे करके पूछता है तो आप सभी लोग अनुच्छेद 32 को टिक करके आइएगा। साथ ही बात आती है कि संविधान हमारा लागू कब हुआ था, तो हम सभी लोगों को पता है कि हमारा जो संविधान था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की क्या भूमिका है। अब आपका एनसीएफ 2005 से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन पूछता है आपकी परीक्षा में, चाहे वो आपका पेडागोजी में ईवीएस हो या फिर आपका मैथमेटिक्स हो, आपकी साइंस हो, आपके सोशल साइंस हो, कुछ भी हो, सबके अंदर पेडागोजी में एनसीएफ 2005 की बात करता है। तो आपको बताना है कि इसके अनुसार शिक्षक की क्या भूमिका मानी गई है। अनुमति परक मानी गई है, सुविधादाता मानी गई है, अधिनायकी मानी गई या फिर सत्तावादी के रूप में मानी गई है। सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 के लिए, बताएंगे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के सही आंसर की, तो ये बन जाएगा बी वाला, यानी कि सुविधादाता, जिसे और किस नाम से जाना जा सकता है, तो इसे सुगमकर्ता के नाम से भी जान सकते हैं। और अगर इंग्लिश की बात आती है तो इंग्लिश में एज अ फैसिलिटेटर के रूप में आपका शिक्षक कार्य करता है। बच्चे को सिर्फ गाइड करता है, ना कि उसे बता देता है कि तुम बिल्कुल ऐसा ही करना और ऐसा होगा। ऐसा कुछ नहीं है। जब तक बच्चे अपने भी दिमाग नहीं लगाएंगे तब तक कोई बात नहीं बन पाती, चाहे वो आपका शिक्षक के प्रति हो, चाहे आपका बच्चे के प्रति हो। तो आंसर यहाँ पर बी वाला बनेगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है। रोनाल्ड रॉस को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था। विकल्प दिए गए 1903 में, 1902 में, 1905 में, 1907 में। तो देखिए हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा रोनाल्ड रॉस के बारे में। हमें इनके बारे में भी जानना ज़रूरी है क्योंकि इनसे भी हमारा क्वेश्चन बनता है। ये तो आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन हमें थोड़ा सा इनके बारे में स्टेटमेंट में याद रखना होगा कि देखिए जो आपके रोनाल्ड रॉस थे, इन्होंने क्या किया था, जो आपके मच्छर थे इन्होंने उनके पेट में झांक करके देखा था कि जो आपका मलेरिया रोग है ये मच्छरों के द्वारा फैलने वाला रोग है। और इससे पहले इन्हें नॉलेज नहीं थी कि ये जो मलेरिया है वो किसके द्वारा फैल रहा है। बहुत लोगों का कहना था कि जो आपका मलेरिया है ये दूषित पानी के कारण फैल रहा है, लेकिन जब इन्होंने मच्छर के पेट में झांका तब इन्हें पता चला कि एक्चुअली में जो आपका मलेरिया रोग है ये मच्छरों के पेट के द्वारा उसके काटने से यानी कि फैल रहा था। तो उसके लिए इन्होंने जो है नोबेल पुरस्कार भी जीता था। तो यहाँ पर जब बात करते हैं कि इन्हें नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था, तो ये दिया गया था 1902 में, जो कि एक डॉक्टर भी थे आपके रोनाल्ड रॉस। तो इतनी चीज़ें आपको इनके बारे में याद रखनी होंगी। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है कि पक्षियों के संदर्भ में असत्य कथन को पहचानिए। यानी कि हमें गलत कथन को पहचानना है। और बहुत से लोग होते हैं जब अपने सिस्टम के सामने बैठते हैं, यानी कि जो पेपर हॉल होता है, जब बच्चे अपने सिस्टम के सामने बैठते हैं तो वहाँ पर बहुत ही जल्दी में रहते हैं कि हम जल्दी जल्दी करके बस अपना पेपर को ख़त्म कर दें। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। हमें एकदम आराम से क्वेश्चन को पढ़ते हुए जाना है कि क्वेश्चन हमसे कह क्या रहा है, असत्य पूछ रहा है, सत्य पूछ रहा है, विकल्प हमारे क्या कह रहे हैं। तो हमें क्वेश्चन को साथ ही साथ जो उनके विकल्प होते हैं उन्हें भी अच्छे से पढ़ करके जाना है। जल्दीबाजी नहीं करनी है बिल्कुल भी। अगर हमें अपने आंसर को सही करना होगा तो हमें छोटी छोटी ये जो मुद्दे बातें होती हैं इनको हमें ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा और हम सभी लोग अपने कंपटीशन से पीछे हो जाएंगे। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और आपको पता है इस बार सीटेट की परीक्षा में आपके पक्षियों से पंख के बारे में कोई क्वेश्चन पूछ रखा था, लेकिन एग्जैक्ट कोई क्वेश्चन नहीं पता चल सका था कि पक्षियों के बारे में क्या चीज़ पूछी गई थी। तो देखिए पक्षियों के बारे में हमें सिर्फ चोंच के बारे में पढ़ना है, किस पक्षी की चोंच किस तरह होती है। जैसे कि जो आपकी नुकीली चोंच होती है वो मांस को फाड़ने के काम आती है। इसी के साथ जो आपकी घुमावदार चोंच होती है जैसे कि आपकी गौरैया और तोता वगैरह की होती है, तो इस तरह की जो चोंच होती है ये अनाज को फोड़ने के काम आती है। बात आती है अगर लंबी चोंच के बारे में, तो लंबी चोंच क्या करती है, तो वो करती है चीज़ों को उठाने का कार्य करती है। जैसे कि आपकी मछली वगैरह हो गई तो तालाब से जो है मछली पकड़ने के काम आती है। तो उसी तरह यहाँ पर साथ ही पक्षियों के जो पंख होते हैं वो किस काम आते हैं, तो वो सिर्फ अपनी प्रजाति को पहचान करने के लिए पक्षियों के जो पंख होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो वो लोग इससे जो है अपनी प्रजाति की भी पहचान कर सकते हैं। तो इतनी बातें पक्षियों के बारे में आप सभी लोगों के लिए सफिशिएंट है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब यहाँ पर आपसे असत्य कथन पूछ रखा था जो कि दिया गया था कि श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है, ये समतापी होते हैं, इनका हृदय 3 कक्षीय होता है,
आगे वाले 2 पैर उड़ने के लिए पंखों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसका आंसर सही क्या बनेगा, जो कि हमसे गलत कथन पूछा था। तो जाहिर सी बात है कि जैसे पक्षी होते हैं हमारे फेफड़ों के द्वारा श्वसन करते हैं, वैसे ही ह्यूमन बीइंग भी करता है। तो आंसर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यह समतापी होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि इनका हृदय 3 कक्षीय होता है। तो इनका हृदय 3 कक्षीय ना होकर के 4 कक्षीय होता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि आगे वाले पैर जो होते हैं वो उड़ने के लिए पंखों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये सारे के सारे पॉइंट सही हैं, सिर्फ तीसरा वाला गलत है, जो कि इनका हृदय होता है वो 4 कक्षीय होता है। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि कौन सा पक्षी पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाती है। विकल्प क्या दिए गए हैं, फाख्ता पक्षी, कोयल, बारबेट और दर्जन चिड़िया। सभी लोग आंसर करेंगे कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो पत्तों को सिल करके अपना घोंसला बनाता है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या बनेगा, ये डी वाला बन जाएगा, यानी कि दर्जन चिड़िया। आप लोग नाम से भी इसको पहचान सकते थे, यानी कि सिल करके। तो जो आपकी दर्जन चिड़िया होती है ये पत्तों को सिल करके अपने घोंसले को बनाती है और उसी के अंदर अंडों को देती है। साथ ही बात आती है अगर फाख्ता पक्षी के बारे में, तो आप सभी लोगों को पता है ये क्या करती है, ये कैक्टस पौधे जो होते हैं उनके बीच में वहाँ पर घोंसला बना करके अपने अंडों को देती है। साथ ही बात आती है कोयल के बारे में। तो कोयल इतनी चालाक होती है जो कि आपके कौवे के जो घोंसले होते हैं उनके घोंसले में जाकर के अंडों को देती है, और जो कौवा होता है वो उनके अंडों को भी सेता है अपने अंडों के साथ साथ। और बात आती है अगर कौवे के बारे में, हो सकता है पूछ ले, तो कौवा क्या करता है, पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बना करके वहाँ पर अंडों को देता है। और क्या चीज़ आपको याद रखनी होगी, आपका जो वीवर बर्ड होता है उसका भी आपसे काफ़ी बार क्वेश्चन बनता है। यानी कि जो आपका वीवर बर्ड होता है वो क्या करता है, वो काफ़ी सारे घोंसले बनाता है, और उसकी जो मादा पक्षी यानी कि जो आपकी मादा वीवर होती है वो उन घोंसलों की पहचान करती है। उसके अंदर जो उसे सबसे अच्छा घोंसला लगता है वो उसमें उसे चुन करके वहाँ पर अपने अंडे देती है। साथ ही अगर उल्लू के बारे में बात आती है, क्योंकि उल्लू से भी क्वेश्चन बनता है, तो उल्लू क्या करता है, 270 या फिर ऑप्शन में 360 दिया हो तो आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपने आंसर को टिक करिएगा। तो ये जो होता है अपनी गर्दन को रोटेट कर सकता है। साथ ही मैना की बात करते हैं, तो मैना क्या करती है, झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं जो आपका बारबेट पक्षी होता है, ये क्या करता है, तो ये पेड़ के तने में जो है वहाँ पर होल करके अपने अंडों को देती है। तो मैंने जितने भी पक्षी थे आप सभी को एक बार अच्छे से रिवीजन करा दिया है दोबारा से, कि आपका जो है दोबारा से रिकॉल हो जाए, आपको पॉइंट चीज़ें याद रहनी चाहिए। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, असत्य कथन की पहचान करें। यानी कि हमसे यहाँ पर फिर से गलत कथन पूछ रखा गया, जो कि पेडागोजी का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राकृतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ने वाली होनी चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है कि पर्यावरण की विषय वस्तु सरोकार उत्पन्न कराने वाली होनी चाहिए, वैविध्यपूर्ण जरूरतों को पूरा कराने वाली होनी चाहिए, कठिन शब्दावलियों की परिवेश के साथ जोड़कर व्याख्या करने वाली होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो है वो पर्यावरण के बारे में पूछा गया हमसे। तो कह रहा है कि प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ने वाली होनी चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि ये हमारा आंसर नहीं बनेगा। नेक्स्ट कह रहा है कि पर्यावरण की विषय वस्तु सरोकार उत्पन्न कराने वाली होनी चाहिए। बिल्कुल ये बात भी सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि वैविध्यपूर्ण ज़रूरतों को पूरा करने वाली होनी चाहिए। ये बात भी सही है, यानी कि जब तक आपकी काफ़ी सारे ज़रूरतें नहीं पूरी होंगी तब तक आप कैसे पर्यावरण को समझ पाएंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि डी, कठिन शब्दावलियों की परिवेश के साथ जोड़कर व्याख्या कराने में होनी चाहिए। तो कठिन शब्दावलियों का कभी भी प्रयोग नहीं करना, आप सभी लोगों को पता है, ना ही व्याख्या करने पे। तो ये जो वर्ड होते हैं ये आपके निगेटिव वर्ड होते हैं, तो आप लोग इनको याद रखिएगा। कहीं पर भी अगर कठिन आ जाए, व्याख्या आ जाए, परिभाषा आ जाए, इसी के साथ कथन आ जाए, तो ये सभी होते हैं आपके निगेटिव वर्ड कहलाते हैं। तो इनके द्वारा भी आप अपने आंसर को पहचान सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास जो है आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। साथ ही जितने भी साथी नए जुड़े हैं वो सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाले बेल को दबा देंगे, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ होंगी उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा।
और आप सभी लोग मेरे से कनेक्ट रहेंगे। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपका जो ईवीएस सब्जेक्ट है उसको लेकर के 30 में से कम 28 से 29 नंबर आपके ज़रूर आएंगे पेपर में, क्योंकि हम आपको इतनी दफ़े रिवीजन करवा देते हैं कि आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाती हैं। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि हम आपको बिल्कुल एकदम टाइम पास करवा दें क्लास में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टाइम पास बिल्कुल भी नहीं करवाना है, हमें सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करना है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कोरिलेट करके सीख पाएँ। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।